हेलो स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट हम लोग अपने वीडियो का लेके आ गए हैं। साधारण ब्याज हम लोग कर रहे थे और साधारण ब्याज में पहले वीडियो में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर जो था साधारण ब्याज का वो समझा था और दूसरे वीडियो में हम लोग अब साधारण ब्याज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए पेन कॉपी ले लीजिए और साथ में जुड़ जाइए। ठीक है, तो अब साधारण ब्याज में जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा कि समय जो दिया होगा आपको महीने में या फिर दिन में दिया गया होगा। अभी तक आपको वर्ष में समय दे रहा था वो, लेकिन अब यहाँ पे जो समय देगा वो या तो महीने में देगा और या फिर आपको वो दिन में देगा। जब वो महीने में देता है, जब वो महीने में आपको देगा तो दो तरीके से जनरली वो सामान्य तौर पर बोलता है। या तो वो कहता है छमाही और या फिर दूसरा तरीका होता है तिमाही। ठीक है, छमाही का मतलब क्या होता है बताइए। छमाही का मतलब होता है हाफ ईयरली और तिमाही का मतलब होता है क्वार्टरली। ठीक है, हाफ ईयरली जब आपको छमाही बताएगा या फिर आपको तिमाही बताएगा तो देखो 6 मंथ्स, 6 महीने का मतलब क्या होता है। 6 मंथ्स कितने होते हैं बताओ, 1/2 वर्ष। ठीक है, अगर हम बात करें 3 महीने की तो 3 महीने कितने होते हैं बताओ, 1/4 वर्ष। ठीक है, तो हमको जो भी वो महीने में दिया होगा, जो भी हमको महीने में उसने दिया होगा उसमें हम क्या करते हैं, जितने महीने दिए हुए हैं उसने, लाइक उसने 6 मंथ्स दिए तो हमने क्या कर दिया, 6 महीने को 12 महीने से भाग दे दिया और मालूम पड़ गया कि भाई 6 महीने में कितने वर्ष होते हैं, 1/2 वर्ष। ठीक है, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो जितने महीने उसने दिए थे हमने 12 से उसमें क्या कर दिया, भाग दे दिया। ठीक है, अगर उसने तिमाही दिया है और हमसे बोला है, उसने बोला 3 महीने, 3 महीने हमें इसे वर्ष में बदलना है तो हमने क्या कर दिया, 3 महीने में 12 महीने से भाग दे दिया तो कितना आ गया, 1/4 वर्ष। और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 6 महीने और 3 महीने को वर्ष में बदल के लिख दिया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब हमसे वो बात करेगा दिन की, तो एक बात बताइए, जब उसने हमसे बात करी थी मंथ्स की यानी कि महीनों की, तो हमने क्या कर दिया था, 12 महीने से भाग दे दिया था। ठीक है, अब सपोज करो उसने हमको टाइम किस में दिया हुआ है, दिन में यानी कि डेज में। अब उसने हमसे बोल दिया कि 15 दिन का ब्याज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं ना। तो बस 15 दिन को हमने 365 दिन से भाग दे दिया। अब ये किस में बदल जाएगा, वर्ष में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो उसने हमसे बोल दिया कि आपको 73 दिन का ब्याज निकालना है कि 73 दिन का 73 डेज का इंटरेस्ट कितना होगा। तो चूंकि हमको कैलकुलेशन किस में करनी है, वर्ष में करनी है, तो 73 दिन को हम लोग क्या कर देंगे, 73 डिवाइड बाई 365। तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए हमने क्या किया, 365 से भाग दे दिया। और ये देखो कितनी बार चला जाता है, 5 बार। तो कितना बन के आ जाता है, 1/5 वर्ष। ठीक है, तो जब आपको दिन दिए होंगे तो आप 365 से भाग दे दोगे और जब आपको महीने दिए होंगे तो आप क्या करोगे, 12 से भाग दे दोगे। ठीक है, अब मैं इस जगह पर कुछ जनरलाइज जो बार बार डे पूछे जाते हैं मैं वो लिख देता हूँ तो आप उनको लर्न कर लो। ठीक है, 73 डेज, 73 दिन के बारे में पूछा जाता है। जो सवाल आता है, 73 दिन को जब आप 365 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 वर्ष। ठीक है, इसके बाद बोलता है वो 146 डेज यानी 146 दिन। 146 दिन कितना होता है, 2/5 वर्ष। उसके बाद वो पूछता है 219 दिन। 219 दिन का मतलब कितना होता है, 3/5 वर्ष। उसके बाद वो बोलता है 292 दिन। 292 दिन का मतलब कितना होता है, 4/5 वर्ष। ठीक है, तो ये जनरली बार बार पूछे जाने वाले डेज होते हैं, उनको आप वर्ष में बदलने के लिए आप बार बार प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। 73 दिन कितना होता है, 1/5 वर्ष। 146 दिन कितना होता है, 2/5 वर्ष। 219 दिन कितना होता है, 3/5 वर्ष। और 292 कितना होता है, 4/5 वर्ष। ठीक है, और आपको अगर याद ना रहे तो आप तुरंत 365 से भाग दे के और उसको कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। आपको 5 से 7 सेकंड का टाइम लगेगा और वो दिन आपके वर्ष में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या सीखा हमने कि दिन जो है, दिन को जब हमको वर्ष में बदलना होगा तो हम 365 से भाग देंगे। अब हमको जब महीनों को वर्ष में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। ये बात क्लियर है सबको, चलिए
चलिए इसी पे हमने क्वेश्चन ले लिया है, जिसमें आपको दिया हुआ है सवाल में कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज एवं मिश्रधन कितना होगा। देखो कितने कितनी बात कर रहा है वो, क्वेश्चन में बात कर रहा है आपसे 8 महीने की, 8 महीने की बात कर रहा है, ये देखिए 8 महीने की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बताओ, टाइम हमको कितना दिया है उसने, टाइम उसने हमको दिया है 8 माह, और 8 माह का मतलब कितना हो गया बताओ, 8/12, 4×2 = 8, 4×3 = 12, यानी कि 2/3 वर्ष की बात वो कर रहा है। ठीक है, समय हमको कितना दिया उसने, 2/3 वर्ष, जो महीने में दिया था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, वर्ष में। उसके बाद दर उसने कितनी दी है हमको, 6%, और क्या दी है, 6% वार्षिक दी है। और उसके बाद मूलधन कितना दिया है उसने हमको, 6,000 रुपये। ठीक है, अब क्या क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे वो पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, और मिश्रधन कितना होगा। ठीक है, तो हम पहले ब्याज निकाल देते हैं, ब्याज निकलने के बाद जो ब्याज निकल आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मूलधन में जोड़ देंगे, और हमको क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा ना। देखो ब्याज निकालने का तरीका क्या था, मैंने बोला था आपको कि एसआई जो होता है वो होता है क्या, मूलधन का 80% होता है। देखो मूलधन कितना था बताओ, 6,000 रुपये, इसका आर कितना है, दर कितनी है 6, टी कितना है, अब टी हमने यहाँ पे निकाल दिया कितना, 2/3 वर्ष, तो 2/3 और आगे लग जाएगा परसेंट, तो कितना आ जाएगा, 3×2 = 6, 2×2 = 4, यानी हम कह सकते हैं 6,000 का 4%। तो देखो का जहाँ पे लगा होता है उसकी जगह पे गुणा आ जाएगा, परसेंटेज जहाँ पे लगा होता है उसकी जगह पे क्या आ जाता है, बटे 100 आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, और कितना आ जाएगा, 240। तो साधारण ब्याज हमको कितना मिल गया, एसआई हमको मिल गया, एसआई मिल गया हमको 240। अब कह रहा है मिश्रधन भी बताओ, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितना था 6,000, और ब्याज कितना जोड़ गया उसमें 240, तो उत्तर कितना आ गया 6,240। ये हमारा क्या निकल के आ गया, मिश्रधन आ गया। बात क्लियर है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन उठाया हमने इस सीरीज में, इस पे ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पे। इसमें क्या करता है कि समय वो आपको ना तो आपको महीने में देगा ना तो आपको दिन में देगा, इसमें समय को वो अवधि के रूप में आपको बताएगा, एक समय की अवधि देगा कि इस तारीख से इस तारीख तक का आपको ब्याज निकालना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको समझ के चलना है। ध्यान रखिएगा जब भी आपसे समय की अवधि के बारे में पूछेगा कि इस दिनांक से इस दिनांक तक का ब्याज निकालिए, तो आपको इन दोनों डेट में से किसी एक डेट को लेना होता है। यानी कि अगर 4 अप्रैल से आपने जोड़ना चालू किया और 16 जून 2012 तक आप ब्याज की गणना करनी है आपको, तो या तो हम लोग 4 अप्रैल वाला दिन काउंट करेंगे, या तो हम लोग 16 जून वाला दिन काउंट करेंगे। इन दोनों में से हम एक ही दिन को काउंट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले ये देखते हैं कि टोटल दिन कितने बन रहे हैं। तो देखो 3 महीने इसमें शामिल होंगे, पहला महीना होगा अप्रैल, दूसरा होगा मई, और तीसरा कौन सा होगा, जून। तो देखो अप्रैल अगर 4 तारीख से चालू हो रहा है, तो अप्रैल के कुल कितने दिन हो गए, अप्रैल के कुल कितने दिन हो गए, 27 दिन, 4 तारीख को भी हमने शामिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद मई में टोटल दिन कितने होते हैं, 31 दिन, और कह रहा है 16 जून तक निकालना है, तो हमने 16 जून मतलब 16 दिन पूरे पूरे हमने ले लिए। ठीक है, तो देखो टोटल दिन कितने आ गए हमारे, टोटल हमारे दिन आ गए 7×6 = 13, 74 डेज, 74 दिन आ गए। ठीक है, लेकिन मैंने एक बात कही थी, क्या बात कही थी, कि या तो आपको 4 अप्रैल वाला दिन लेना है या तो 16 जून वाला दिन लेना है, और यहाँ तो मैंने 4 अप्रैल भी ले लिया और 16 जून भी ले लिया, तो दोनों दिन ले लिए, हमें एक ही दिन लेना था, तो हम क्या करेंगे, एक दिन इसमें से घटा देंगे, तो अब हमारे पास कितना आ गया, 73 दिन। यानी जो हमको ब्याज की गणना करनी है वो कितने दिनों की करनी है, 73 दिनों की। और 73 दिन में आपको मैंने करके बताया था पीछे कितना होता है, 1/5 वर्ष। ठीक है, तो 73 दिन में कितने होते हैं, 1/5 वर्ष। अब आपके पास दर दी हुई है कितनी, 5%, कह रहा साधारण ब्याज कितना होगा, तो एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन का RT%, मूलधन देखो कितना है 3200, RT कितना हो जाएगा, दर है 5, समय कितना आ गया 1/5, और बटे आ जाएगा 100 क्योंकि परसेंट लगा होगा, ये 5 5 कट जाएगा, ये 00 से 00 कट जाएगा, और ब्याज कितना आ जाएगा, 32 रुपये। बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो बस इस जगह समझने वाली बात यही है कि जब भी समय आपको अवधि में दिया होगा एक डेट से दूसरी डेट तक का, तो वहाँ पर आपको या तो आप पैसा जमा करने वाले दिन को, ये वो दिन है जब पैसा जमा किया गया, ये वो दिन है जब पैसा निकाला गया, तो इन दोनों में से आपको एक ही दिन को काउंट करना है। या तो आप पैसा जमा करने वाला दिन लोगे या तो आप पैसा निकालने वाला दिन लोगे। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट जो आपको अगला टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो आते हैं इसमें गुना वाले प्रश्न। ठीक है, गुना वाले प्रश्न मतलब क्या होगा कि आपसे वो बोलेगा कि एक धनराशि T1 समय में N1 गुना हो जाती है, तो N2 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो गुना वाले आते हैं कि एक धनराशि जो है वो इतने समय में इतने गुना हो गई, तो इतने गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, या फिर कितने समय में इतने गुना हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने टर्म जो यूज़ किए हैं वो है T1, N1, N2, और कह रहे कितने गुना हो जाए, कितना समय लगेगा, तो हम मान लेते हैं जो बाद में समय लगेगा वो कितना है T2। तो T1 का मतलब टाइम नंबर 1, T2 का मतलब टाइम नंबर 2, N1 का मतलब पहले जितने गुना हो रहा था और N2 का मतलब बाद में जितने गुना हो रहा था। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। इसके जो सवाल होंगे उनको हम दोनों तरीक़ों से करेंगे, एक फार्मूले के तरीके से भी करेंगे और एक जनरल तरीका जो है उससे भी करेंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे फार्मूला देख लो क्या होता है। फार्मूला होता है N1-1 अपॉन N2-1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, याद कर लीजिए कि इफ़ इन केस अगर आप एग्ज़ाम में आप अगर मेथड भूल जाते हैं तो एटलीस्ट आप वहाँ पे उत्तर निकाल पाएँ। ठीक है, N1-1 बटे N2-1 बराबर T1-T2। T1 का मतलब क्या है, ये समय कौन सा वाला, पहले वाला, पहले जितना समय लग रहा था जितने गुना होने में। ये T2 क्या है, बाद वाला समय, यानी कि बाद में कितने समय में वो धनराशि N2 गुना हो रही थी। ये क्या N1 क्या था बताओ, N1 था पहले कितने गुना हुआ, पहले कितने गुना, और ये N2 क्या है, बाद में, बाद में जितने गुना हुआ। ठीक है, तो बस इसमें आपको पहचानना है कि N1, N2 और T1, T2 होते क्या हैं। ठीक है, अगर आप ये पहचान गए तो फिर सीधे आप वहाँ पे डायरेक्ट रख के उत्तर निकाल देंगे। ठीक है, इन सवालों को हम लोग जनरल तरीके से भी करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी करेंगे, ताकि आपको दोनों तरीके से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आइए, क्वेश्चन है हमारा कि एक धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कह रहा है कि 32 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग फॉर्मूले पे चलें तो देखो फॉर्मूला क्या कहता था हमारा, फॉर्मूला कहता था N1-1 अपॉन N2-1 बराबर T1 अपॉन T2। ठीक है, उसने कहा 8 वर्षों में कितने गुना हो गई, 2 गुना, तो N1 का मान कितना है, 2 गुना यानी कि 2 दे दिया है, और T1 का मान उसने कितना दे दिया है आपको, 8 वर्षों में यानी कि 8 दे दिया है। अब कह रहा है 32 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे, गुना मतलब N2, तो उसने N2 का मान आपको दे दिया है 32, और आपसे कह रहा है कितना वर्ष लगेंगे, तो T2 का मान आपसे पूछ लिया उसने। अब आप इसको हल कर दोगे तो देखो कि 2 में से 1 चला जाएगा, 1 और T2 में गुणा हो तो यहाँ पे कितना आ गया T2, और 32 में 1 गया 31 और गुणा हो गया किसमें, 8 में, तो 31 गुणा 8 कितना आ गया, 248 वर्ष। तो धनराशि 32 गुना कितने समय में हो जाएगी, 248 वर्ष में हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग को सवाल को जनरल तरीके से करना है तो कैसे करेंगे हम लोग सवाल को, तो देखो उसने कहा कि 8 वर्षों में धनराशि कितनी हो गई, 2 गुना हो गई। हमने मान लिया कि धनराशि कितनी थी, वो धनराशि थी P। ठीक है, और कितनी हो गई 2P, कितने दिनों में हो गई भाई, 8 वर्ष में हो गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है 32 गुना कितने दिनों में होगी, यानी कि वही जो P धनराशि थी अब कितना हो जाए, 32P हो जाए, और तो कह रहा है कितने दिनों में होगी बताओ। ठीक है, तो एक बात बताओ कि यहाँ पे ब्याज कितना मिला था, P मिला था ना भाई, P धनराशि थी और 2P हो गई, यानी 1P उसको ब्याज के तौर पे मिल गया। तो 8 वर्षों में उसको ब्याज के तौर पे कितना मिल गया, P मिल गया,
और यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा उसको, 31p मिलेगा, तभी तो 32 गुना होगी। यानी कि 1p मिला 8 वर्ष में, तो 31p कितने दिनों में मिलेगा, 31 गुणा 8 वर्ष में, और 31 गुणा 8 का मान कितना आ जाएगा, 248 वर्ष। ठीक है, तो ये जनरल तरीका जो है आपका IQ लगाने वाला, आप इससे भी सवाल को कर सकते हो। ध्यान रखिए क्या कह रहा है उसने कहा कि 8 वर्ष में 2 गुना हो गया, यानी p से कितना हो गया, 2p। हमने मान लिया कि भाई धनराशि कितनी थी, p, और हो कितनी गई, 2p। तो p से 2p हो गई 8 वर्ष में, यानी उसमें ब्याज कितना मिला, p से अगर 2p हो गई तो ब्याज कितना मिल गया, 1p। और वही धनराशि p से कितनी होनी है, 32p, यानी ब्याज कितना मिल जाएगा, 31p। तो 1p मिला 8 वर्ष में, तो 31p कितने दिनों में मिलेगा, 31 गुणा 8 यानी कि 248 वर्ष में। बात क्लियर है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन ये कि कोई धनराशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाती है, 5 गुनी, तो वो कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। तो पहले देखो जनरल तरीके से सवाल को हम लोग करते हैं। मान लिया कि वो धनराशि कितनी थी, p मान लो, x मान लो, जो मानना है मान लो। तो मान लिया कि धनराशि कितनी थी, x, और कह रहा है कि 5 वर्ष में कितनी हो गई, 5 गुना, यानी कि कितनी हो गई, वो 5x हो गई, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो बताओ अगर धनराशि x से 5x हो गई तो ब्याज कितना मिला, 4x का मिला कि नहीं मिला। ठीक है, अब कह रहा है कि वही धनराशि कितने समय में 7 गुना हो जाएगी, यानी वही x की धनराशि अब कितनी हो जाएगी, 7x हो जाए, यानी कि ब्याज कितने का मिल जाए, 6x का मिल जाए। तो कह रहा है समय बताओ कितना होगा। तो देखो 4x का ब्याज कितने समय में मिला, 5 वर्ष में, तो हमें निकालना है कि 6x का ब्याज कितने समय में मिलेगा। तो बचपन से हम लोग एक एक नियम पढ़ते चले आ रहे हैं, हम लोग उसको लगा देते हैं यहाँ पे कि भाई 4x का ब्याज मिला 5 वर्ष में, तो 1x का, यानी कि x का ब्याज मिलेगा 5/4 वर्ष में। कह रहा है 6x का ब्याज कितने दिनों में मिलेगा, तो 6x का ब्याज मिलेगा 5/4 गुणा 6, 2 दूनी 4, 2 तिरका 6, यानी कि 15/2, यानी कि 7.5 वर्ष में। ठीक है, देखिए क्या किया हमने, उसने कहा कोई धनराशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाती है, तो x से कितनी हो गई, 5x, तो ब्याज कितना मिला, 4x का, कितने समय में, 5 वर्ष में। 5 वर्ष में 4x का ब्याज मिल गया। अब वो कह रहा है कि वो धनराशि 7 गुना कितने दिनों में हो जाएगी, तो ब्याज कितने का मिलेगा, 6x का। तो बस हम सिंपली यहाँ पे एक नियम लगा देंगे कि 4x अगर ब्याज मिला है 5 वर्ष में, तो 6x ब्याज कितने दिनों में मिलेगा। तो बस इससे हमको निकल के आ जाएगा कि 7.5 वर्ष में उतना ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, इसी सवाल को अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से करते तो देखिए कितना हो गया, n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। ठीक है, अगर देखो गुने की बात कर रहा है तो पहले कितने गुने की बात कर रहा है, 5 गुने की, तो 5 माइनस 1 कर दिया। बाद में 7 गुने की बात कर रहा है तो 7 माइनस 1 कर दिया। और पहले समय कितना लग रहा था, 5 वर्ष, और बाद का समय वो हमसे पूछ रहा है। तो देखो 5 में 1 जाएगा, 4 हो जाएगा, और t2 से गुणा हो जाएगा जब इसका, तो कितना हो जाएगा, 4t2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 7 में 1 जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो t2 बराबर कितना आ गया, 30/4, और 30/4 का मतलब है 7.5 वर्ष। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ करने से कहानी थोड़ी सी आसान हो जा रही है, हमको एक एक नियम से हम बच जा रहे हैं, क्योंकि जनरली इस तरीके से सोचने में और एक एक नियम से करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा तरीका है और इसी से आपको करना है। अगर आपको लग रहा है कि समझने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधे तौर पर इस छोटे से फॉर्मूले का यूज़ करिए, समय भी बचेगा आपका और आपको पेन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका इस जगह पे लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई धनराशि 4 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर से 7 गुनी होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कह रहा है कि 4 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर से 7 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग जनरली अब यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले को हम लोग फर्दर आगे हल करेंगे जब, तो देखो पहले कितने गुना हो रही थी, 3 गुना, तो हमने कर दिया 3 माइनस 1 बटे, बाद में कह रहा है 7 गुना, तो हमने क्या कर दिया 7 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, t1/t2। पहले कितना समय लग रहा था, 4 साल, तो t1 की जगह कितना रख दिया 4, और t2 के बारे में हमको पता नहीं, t2 हमको निकालना है। ठीक है, तो 3 में 1 गया, कितना आ गया 2, और 2 को गुना t2 में हुआ तो कितना आ गया 2t2।
और बराबर किसके आ गया, 7 में 1 गया 6 और 4 में गुणा हुआ तो कितना आ गया, 6 चौको 24 आ गया। 2 से जब हमने 24 को काटा तो कितना हो गया 12 और T2 का मान कितना आ गया 12 वर्ष, यानी कि वो धनराशि 12 साल में कितनी हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स में खूब रिपीट होता है, बार बार आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है और लेखपाल के लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप थोड़ा सा गौर करके रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं अगले पार्ट में हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन करते रहिए। चलिए, नमस्कार।